हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई थिंक आप सभी लोग ठीक होंगे। और पिछले वीडियो में हम लोग बात किया था नॉस्ट इक्वेशन के बारे में। आई थिंक आप सभी लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा, और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो प्लीज पहले जाकर के वो वीडियो देखें, ताकि आपको अगले टॉपिक बड़े अच्छी तरीके से समझ में आ सके। और जिन्होंने ऑलरेडी वो वीडियो देख लिया है तो आइए चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि आपका इक्विलिब्रियम और नॉस्ट कांस्टेंट के बीच में आपका रिलेशन बताता है। तो ये देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोगों को क्या कुछ नया सीखने को मिल जाता है। तो सबसे पहली चीज हमारी बात यह है कि रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट and Nernst equation। तो हम लोग को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नर्स्ट इक्वेशन के बीच में रिलेशन बताना है कि आखिर इनके बीच का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले मैं करता क्या हूं कि दो के दोनों पेन का ढक्कन बाहर रख देता हूं, ताकि सारी चीजों को हम लोग प्रॉपर लिख सके। अब यहाँ पर क्या है कि आपका रिलेशन जब हम लोग बताना स्टार्ट कर रहे थे आपकी किसके बारे में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नर्स्ट इक्वेशन के बारे में, तो हम लोग पहला जो आपका सेल पोटेंशियल के लिए जो हम लोग का फार्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। जो नर्स्ट इक्वेशन वाला बताया था मैंने आप लोगों को, तो वो आपको पता होगा कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log 10 QC। ये आपको याद है ना आप लोगों को। इसी के ऊपर हमने कुछ फार्मूले भी सेट करके हम लोगों ने उसका रिजल्ट निकाला था कि उसका क्या निकल सकता है। तो अब ई सेल के साथ में हमने ई सेल को हमने ये रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि अगर हमारे पास कोई एक बैटरी है, जैसे कि हम लोग जनरली जिस बैटरी की हम लोग बात कर रहे हैं उसी बैटरी को लेकर के अगर हम लोग चलें तो वो क्या होगा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर Zn है और Zn आपका सॉलिड स्टेट में प्लस आपका Cu डबल प्लस है। जब आपका सॉलिड बेस के साथ इसका रिएक्शन हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, आपका Zn जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और जो कॉपर है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये आपके सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। तो अब आपका क्या होता है कि जब ऐसी कंडीशन आती है तो इक्विलिब्रियम ऑफ ई सेल क्या हो जाता है आपका, इक्विलिब्रियम ऑफ ई सेल इज इक्वल टू 0। वी नो दैट, ये हम पहले से जानते हैं। इसको पहले वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिया था कि आखिर आपका इक्विलिब्रियम के लिए ई नॉट सेल इज इक्वल टू कितना होता है। तो इक्विलिब्रियम के लिए ई नॉट सेल कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम के लिए हमारे ई सेल की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो आपकी 0 हो जाती है। तो उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि आपका ई सेल इज इक्वल टू 0। अगर ई सेल आपका जो है वो अगर 0 हो गया तब आपका क्या होगा, तब आपका क्या हो जाएगा कि ई नॉट सेल यानी कि ई सेल तो ये वाला तो पार्ट आपका 0 हो गया, बचा क्या ये ई नॉट सेल। तो ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्या जाएगा आपका माइनस ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन एन log 10 QC। और अगर आप चाहें तो इस QC को अगर कुछ मिनट के लिए आप KC मान लीजिए, क्योंकि कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। कल तो मैंने इसको बताया था ना इक्वेशन में। तो ये क्या हो जाएगा आपका log 10 KC हो जाएगा। और यहाँ पर आपका माइनस का माइनस हो जाएगा आपका कैंसिल। तो आपका क्या बनेगा कि ये हो जाएगा आपका ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 कितना हो जाएगा, 0.0591 अपॉन एन log 10 KC। ठीक, इतना तो आ गया है आपका। अब यहाँ पर हम लोग करते क्या है कि इसके log के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पर इसका KC निकालना हो, क्योंकि हमको क्या निकालना है, नॉस्ट इक्वेशन और आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन निकालना है। तो हम लोग सीधे सीधे इसके साथ में चलते हैं। तो अब आपका क्या हो जाएगा, log KC इज इक्वल टू ई नॉट सेल इंटू एन अपॉन 0.0591। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो यही है आपका
क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और अर्नस्ट इक्वेशन के बीच में रिलेशन, ये क्या हो जाएगा आपका लॉग किस इज इक्वल टू ई नॉट सेल इंटू एन अपॉन 0.0591, जहां पर आपका ई नॉट सेल जो है वो आपका सेल पोटेंशियल डिफाइन करता है। तो उसके बीच में तो आपको टेंशन लेनी ही नहीं थी। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले अर्नस्ट इक्वेशन लिखते हैं कि वो क्या होता है कि आपका ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 9 n log 10 QC। हमने एक सेल रिप्रेजेंटेशन को रख लिया। सेल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपका जिंक है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो कॉपर है वो रिड्यूस हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम लोग इक्विलिब्रियम के लिए जब बात करते हैं तो वहां पर आपका ई सेल की वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है। ये हम जानते हैं जब हमारा ई सेल की वैल्यू अगर 0 हो गई तो यहाँ पर ई सेल की वैल्यू को हमने डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर दिया। यहाँ पर ई सेल आपका 0 हुआ तो ये आपका ई नॉट सेल जो है वो उसको हमने राइट साइड में लेफ्ट साइड में कर लिया। जब आपका ई नॉट सेल आपके लेफ्ट साइड में गया तो वो माइनस हो गया, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया। तो आपका ई नॉट सेल इज इक्वल टू आ गया 0.0591 अपॉन n log 10 kc। तब जब आपका ई नॉट सेल 0 हो, इक्विलिब्रियम के लिए ई नॉट सेल 0 ही होता है। तब हम लोगों को अब निकालना क्या था कि आपका इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना था। तो हमने सीधे सीधे log kc को उठा करके इस साइड में कर दिया। तो जब log kc को इधर किया और ई सेल को इधर कर दिया तो हो जाएगा आपका log kc इज इक्वल टू ई नॉट सेल इंटू एन अपॉन 0.0591। बात यहीं पर आपकी फिनिश हो जाती है। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे जरा सा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन की। छोटा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं उसको। तो जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं उस क्वेश्चन को कि आखिर वो क्वेश्चन हम उससे पूछना क्या चाहता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू पुट कर दी आपको निकल आएगा। कह रहा है कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द क्वेश्चन, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। कोई एक रिएक्शन दे रखा होगा तो उसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसको पूछ रहा है। और वो है आपका कि यहाँ पर कॉपर जो है वो आपका सॉलिड स्टेट में है और यहाँ पर आपका 2Ag जो है वो प्लस चार्ज में है। और ये आपका एक्वस फॉर्म बनाएगा, ये तो आपको सबको पता ही होगा। अब आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Cu प्लस 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 आपका हो जाएगा 2Ag। ठीक, ये आपका दिया हुआ है इक्वेशन। और इस इक्वेशन के ही अकॉर्डिंग वो आपसे कहा जा रहा है कि उसने आपको वैल्यू दे रखा है ई नॉट सेल की, और वो ई नॉट सेल की वैल्यू दे रहा है आपको 0.46 वोल्ट। ई नॉट सेल की वैल्यू तो आपको पता होगा कि 0.46 वोल्ट है। इसी के अकॉर्डिंग वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केसी, वह केसी की वैल्यू को पूछ रहा है। तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं आपका आंसर क्या आ सकता है। तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, वही अपना पुराना वाला फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको बताया उसी को पुट आउट कर दीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। आइए देखते हैं क्या हो सकता है इसके लिए। तो जरा सा इसको दो साइड में पार्ट कर लें ताकि हम लोग का क्वेश्चन आसानी से हट सके। अब क्या हो जाएगा कि जैसे कि आप सपोज करो कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू कितना आ गया था हमारा 0.591 अपॉन n log 10 kc। इसी के ऊपर आप वैल्यू पुट कर दीजिए ई नॉट सेल की। तो ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ रही है आपको पता ही है, वो कितना हो जाएगा, जल्दी से वैल्यू बता दीजिए आप लोग। 0.46 इज इक्वल टू 0.591 अपॉन 2 log 10 kc। इसको इस साइड में अगर आप कर दीजिए तो वो हो जाएगा क्या कि ये इधर जाएगा, यानी कि न्यूमरल वैल्यू को एक साइड में कर दीजिए। तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा आपका log 10 kc इज इक्वल टू 0.46 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 0.0591। यहाँ पर 0 होगा, 0.0591 हो गया। अब यहाँ पर आप करेंगे क्या कि log 10 kc इज इक्वल टू, अब आपका कैलकुलेशन करने पर कितना आ जा रहा है जल्दी से देख लीजिए। तो कैलकुलेशन करने पर अगर आप टोटल अगर मिला लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15.6 अप्रॉक्स। और जब आपकी वैल्यू 15.6 के करीब में आ जाती है तो आप जल्दी से करो क्या कि आप दोनों साइड से लॉग को हटाने की कोशिश करो। दोनों को हटाने के लिए आप करोगे क्या, सीधे सीधे एंटी लॉग ले लो दोनों साइड में।
यानी कि मल्टीप्लाइड बोथ साइड विद द एंटी लॉग। ठीक है, अब एंटी लॉग से लॉग आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, केसी इज इक्वल टू 15.6 एंटी लॉग। क्या हो जाएगा आपका, केसी इज इक्वल टू 15.6 एंटी लॉग। अब जब आपका केसी इज इक्वल टू 15.6 एंटी लॉग हुआ है, तो आप जल्दी से एंटी लॉग निकाल लीजिए। एंटी लॉग निकालने में तो आपको कोई टेंशन अब होनी नहीं चाहिए। क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा केसी इज इक्वल टू 15.6। ठीक है, 10 टू द पावर 15.6। इसको तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। और जब आपका केसी इज इक्वल टू 15.6 है, तो इसका सीधा मतलब है कि एक वैल्यू इसके साथ में चढ़ जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 15 और इंटू 10 टू द पावर 6 या 0.6 एक्चुअली। तो 15 इंटू 10 टू द पावर 15 इंटू 10 0.6। अब यहां पर आप लोगों को एंटी लॉग टेबल में से 0.6 की वैल्यू देखनी होगी, तो आपको आप देख लीजिएगा, मैंने इसकी ऑलरेडी वैल्यू देख रखी है। तो आपका केसी इज इक्वल टू जो हो जाता है, वो हो जाता है 3.92 इंटू 10 टू द पावर 15। ये हो जाएगा आपका यूनिट। ठीक, दैट्स इट। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। कहा क्या रहा है कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, और वो क्या कह रहा है कि कॉपर है, कॉपर और सिल्वर दोनों का रिएक्शन हो रहा है। यहां पर हो गया कॉपर, ये हो गया आपका सिल्वर। अब ईसर की वैल्यू इसने दे दिया था ऑलरेडी 0.46 वोल्ट। केसी लगाया और हमने फार्मूला सेट किया, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.591 अपॉन एन लॉग 10 केसी। हम लोगों को पहले से ही ई नॉट सेल की वैल्यू ऑलरेडी पता थी। एन की वैल्यू, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे, यहाँ पर हमने नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन में 2 रख दिया। सीधे सीधे वैल्यू को पुट किया, वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन के बाद निकाला एंटीलॉग, और जैसे ही एंटीलॉग निकाला हमारी वैल्यू यहां पर अवेलेबल हो गई। दैट्स इट। चलिए आगे चलते हैं कुछ और चीजों के बारे में, और हम लोग बात करते हैं अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिसको हम लोग कहते हैं गिब्स एनर्जी। तो अब बात करनी है हम लोगों को गिब्स एनर्जी के बारे में। देखते हैं गिब्स एनर्जी क्या है। इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, आई थिंक आप लोगों को याद होगा, क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स में आपने गिब्स एनर्जी के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो थोड़ा सा हिंट करना है मुझे, और कुछ करना है नहीं। तो सीधे सीधे होता क्या है कि आपका देख लीजिएगा गिब्स एनर्जी, और गिब्स एनर्जी का तो बड़ा सीधा साधा फंडा है। इसका तो एक छोटा सा फार्मूला है, उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग सब कुछ लग जाता है। ये हो जाता है डेल एन जी इज इक्वल टू माइनस एम एफ ई सेल। ठीक है, क्या क्या हो जाता है, डेल एन जी इज इक्वल टू माइनस एम एफ ई सेल। अब यहां पर क्या है कि आपका डेल एन जी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कह रहा है कि आपका रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन गिब्स एनर्जी। ये गिब्स एनर्जी के बीच में चेंज को इंडिकेट कर रहा है। यहां पर एन क्या हो रहा है, एन वही आपका एज यूजुअल नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये क्या जाएगा आपका नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। एफ की वैल्यू आपको पता है 96500 कूलम पर मोल। ये फैराडे कांस्टेंट है, तो ये तो चेंज होने वाला है नहीं। और आपको पता है कि यहां पर आपका ई सेल क्या है, तो ई सेल क्या है आपका, ई सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द सेल। जो आपने सेल यूज किया है उसी सेल का सेल पोटेंशियल है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह आ जाती है कि जैसे कि अगर हमें ये कह दिया कि जो आपका ई सेल है, यानी कि जो सेल पोटेंशियल है, इस सेल पोटेंशियल में अगर हम लोग किसी भी सब्स्टिट्यूट में अगर हम लोग कितना भी चेंजिंग कर लें, लेकिन ई पोटेंशियल जो होता है यानी कि ई सेल जो है वो चेंज होने वाला नहीं है। तो इसको हम लोग कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये कैसी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और ये जो आपका डेल एन जी है यानी कि चेंज इन गिब्स एनर्जी है, ये क्या है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है।
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक, अब ये आपका इसमें क्या कह रहा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और ये जो आपका चेंज इन गिब्स एनर्जी है वो आपकी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है नो चेंज, यानी कि इनमें कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, यानी कि इनमें चेंज नहीं हो सकता, लेकिन इनको हम कह सकते हैं कि कैन चेंज, यानी कि जो गिब्स एनर्जी होती है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, तो जैसे कि एक हम लोग सेल बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या है, Zn है, यानी कि जिंक है, और यहाँ पर कॉपर के साथ में हमने रिएक्शन कराया और ये बन गया आपका Zn डबल प्लस आपका बन गया Cu। यहाँ पर ये आपका सॉलिड स्टेट में था, यहाँ पर आपका कॉपर सॉलिड स्टेट में हो गया। तो यहाँ पर अगर आपका सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पर इसका सेल पोटेंशियल अगर 1 वोल्ट आता है, तो ये आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी कि इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि 2Zn रख दिया, 2 कॉपर रख दिया, तो इसका रिजल्ट भी यही हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, यानी कि आपका अभी भी जो आपका सेल पोटेंशियल है वह आपका 1 वोल्ट ही होने वाला है। लेकिन उसकी जगह पर जो आपका चेंज इन गिब्स एनर्जी है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो वो अब आपका हो जाएगा डेल एन जी इज इक्वल टू 4, तो ये जाएगा आपका -4 सेल। ठीक, तो आपका गिब्स एनर्जी क्या कर सकती है, यानी कि गिब्स एनर्जी कैन बी चेंज, क्योंकि वो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और आपका सेल पोटेंशियल जो होगा वो डिफरेंस नहीं होगा। तो सबसे मेन फार्मूला आपका क्या है, ये वाला फार्मूला आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करते क्या है कि अगर हम लोग सपोज कीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम बढ़ा देते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ा देने की वजह से वहां पर आपकी गिब्स एनर्जी में चेंजिंग देखने को मिल सकती है। ठीक, तो दैट इज इट, इसमें आपको टेंशन तो रह नहीं जाएगी। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह जाती है कि जब हम लोग अगर स्टैंडर्ड्स ऑफ गिब्स एनर्जी की बात कर लें, यानी कि अभी तक तो हम लोग नॉर्मल की बात कर रहे थे, अब स्टैंडर्ड की बात कर लें, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, देख लेते हैं स्टैंडर्ड के बारे में भी। तो क्या आपका स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। अब स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी के बारे में बात करनी है तो फिर ज्यादा तो सोचना पड़ेगा, है नहीं, सीधी सीधी बात हम लोग इनके बारे में कर देते हैं क्या कि अब उसमें कुछ चेंज नहीं करना, सीधे सीधे नॉट लगा तो सारा का सारा वही रहने वाला है, -NF E0 सेल, बस बात खत्म हो जाती है आपकी। अब यहां पर बात अगर इतनी की खत्म हो जाती तब तो वही मजा आ जाता, लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग इसको डिराइव कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी को और कितना छोटा हम लोग बना सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है इसके लिए। तो हमको पता है कि ई सेल की वैल्यू कितनी होती है, आपको याद है वो वाली, तो ऐसे लिख लेते हैं डेल एन जी नॉट इज इक्वल टू -NF। इसके बाद फिर ई सेल की वैल्यू डायरेक्टली आप यहां पर पुट आउट कर दीजिए, कितनी आ रही थी वैल्यू आपकी 0.303 अपॉन NF log KC, याद है ना आपको, ई सेल की वैल्यू यही आ रही थी। तो अब इसमें क्या क्या चेंज किया जा सकता है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपका NF से लेकर के आपका NF क्रॉस हो जाएगा, वो तो बचेगा नहीं, ये आपका एक चीज और छूट रहा है RT, ठीक है, ऐसे 0.303 RT, मैं वही तो मैं सोच रहा था कुछ मिस हो रहा है, log 10 KC, ठीक है। तो यहां पर आप क्या किया जाएगा, NF से लेकर के आपका NF क्या हो जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। अब आपके पास क्या बचा कि जो बचा उसको सीधे सीधे लिख देने का, क्या बचेगा आपका डेल एम जी नॉट इज इक्वल टू 0.303 RT log 10 KC, बस ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। बस सारी समस्या यहीं पर सॉल्व हो जाती है और इसमें और कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे आपका फार्मूला रहेगा, फार्मूले के ऊपर आपको वैल्यू पुट करना है, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन आप देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग बाद में देख लेंगे। तो आप लोग अपने बुक में भी उस क्वेश्चन को देख सकते हो, मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पर डायरेक्टली नोट कर रहा हूँ, आप लोग उसको देख लीजिएगा। आपकी बुक में
एनसीईआरटी की बुक में वो क्वेश्चन अवेलेबल है। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल, क्या कह रहा है, द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। अच्छा, अच्छी बात है। तो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन। अब स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी हमको निकालना है, तो अब किताब तो कह देते हैं कि भाई आप चले जाइए इधर, और हम लोग यहीं से डायरेक्टली सारी चीजों को निकाल लेंगे। तो देखो जरा सा, हम लोग को ऑलरेडी सॉल्व में ये बता रहा है कि हमने आपको ई नॉट सेल की वैल्यू ऑलरेडी दे दिया है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपको दे दिया गया है, कितना है आपका 1.1 वोल्ट है। अब वो क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि डेल एन जी नॉट को कैलकुलेट करके मुझे बता दो। तो उसको कैलकुलेट करने में हमारे पास क्या रखा हुआ है भाई, बड़े आसानी से उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको तो हमने बताया बेटा कि क्या हो जाएगा, डेल एन जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ, और आपका ई नॉट सेल, यही आता है। सारा का सारा वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड के लिए क्या कह रहा है कि डेनियल सेल है, तो डेनियल सेल में आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज कितना होगा, ऑलरेडी 2 होगा। तो आपका क्या हो जाएगा कि यही आपका पूछ रहा है कि आपका डेल एन जी नॉट कितना है, तो ये हो जाएगा -2 इंटू एफ, यानी कि फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है आपका 96500 मल्टीप्लाइड बाय आपका क्या है, ई सेल की वैल्यू कितना है 1.1 है, सबको ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डेल एन जी नॉट इज इक्वल टू -21227 जूल, या फिर अगर इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, डेल एन जी नॉट इज इक्वल टू -21.227 किलो जूल। तो अगर जूल में अगर कहेगा तो ये आंसर होगा, किलो जूल में कहेगा तो ये आंसर होगा, दैट इज इट। टेंशन खत्म है इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी एक बार देख लेते हैं, और ये आपका आज बस इतना ही, 2 ही क्वेश्चन देख लेंगे, बाकी क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। आप लोग वीडियो को कंप्लीटली वॉच नहीं करते हो तो आप लोग कंप्लीटली वीडियो को वॉच किया करो। अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भी आपका ही फर्ज है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, चलो, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। वाह, वेरी गुड क्वेश्चन। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड in contact with a solution which pH is 10। तो क्या रहेगी, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम लोग को बताना है जो कि अटैच है एक सॉल्यूशन से जिसका पीएच वैल्यू जो है वो 10 है। तो ज्यादातर हम लोग NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच जो होता है वो अप्रॉक्स 10 होता है। ठीक है, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड की वैसे इसमें कुछ जरूरत पड़ने दूंगा नहीं है, लेकिन फिर भी आप मानते रहिए कि जैसे कि मैंने आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को के बारे में मैंने बताया था, क्या होता था उसका कि पीटी जो होता था यानी कि प्लेटिनम आपका सॉलिड है, तो उसके बारे में तो ज्यादा कुछ सोचने का है नहीं। यहाँ पर आपका H+ और उसके साथ में आपका क्या हो जाता है आपका H2। यहाँ पर आपका H जो है उसको हम लोग 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन मान सकते हैं, और जब हम लोग उसको 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन माने तो आपका क्या हो जाता है कि जैसे कि अगर ये हो जाएगा E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log QC, है ना।
अब आपका क्या कह रहा है कि जो पोटेंशियल ई नॉट सेल की निकलेगी वो तो तभी निकलेगी जब दूसरा साइड अवेलेबल है। अगर दूसरा सेल अवेलेबल नहीं है तो ई नॉट सेल की वैल्यू ऑलरेडी आपकी 0 हो जाएगी। और जब आपकी ई नॉट सेल की वैल्यू यहां पर 0 हो गई तब हमको कैसे निकलना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा आपका ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यूसी। चलो इतनी बात तो हम लोग थोड़ा सा समझ में आई। अब इतना होने के बाद अब थोड़ा सा हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं और क्या हो सकता है इसके लिए। तो इसको ऐसा लिख लीजिएगा कि ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 H प्लस है, यानी कि केवल एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, तो ये जाएगा आपका 1 log 1 बाई H प्लस। अब यहां पर कुछ लोगों के दिमाग में यह हो गया होगा कि आखिर 1 बाई H प्लस क्यों। तो इसके लिए हम लोग आपका थोड़ा सा समय बढ़ा देता हूं, एक स्टेप, वो हो जाएगा आपका H2 बाई H प्लस। ठीक है, ऐसे रख दो, तब ज्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। अब यहां पर क्या कह रहा है कि अब इसको थोड़ा सा साइड मार लेते हैं, क्या है। अब यहां पर H2 की वैल्यू जब भी कभी भी होती है तो वो हमेशा क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, तो उसको सीधे सीधे ऊपर ही रहने दो। क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन 1 लॉग H तो घट गया है, H2 की जगह पर आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 बाई H प्लस हो जाएगा। ठीक, चलो ये हो गया। अब आपको निकालना पड़ेगा लॉग, क्योंकि यहां पर H प्लस की वैल्यू अगर जैसे ही आप पुट करते हैं तो आपका H प्लस की वैल्यू क्या हो जाती है, आपका H प्लस की वैल्यू हो जाती है 10 आ जाएगी। तो ये जगह आपका log 1/10, यानी कि इसका एंटी लॉग तो वैसे भी निकालना पड़ेगा। तो सीधे सीधे करते क्या है कि सबसे पहले हम लोग पीएच को ही सॉल्व कर लेते हैं। और पीएच को सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसा कर देते हैं, जैसे कि अगर सपोज कर लीजिए कि कैसे, ऐसे मान लेते हैं, चलिए देखिए 10 एंटी लॉग 10 is equal to minus log H plus एंटी लॉग। ये शायद आप लोगों को कंफ्यूज कर, मैं ऐसे कर देता हूं। ये क्या कह रहा है कि आपका log H प्लस की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी आपको बता रहा है कि वो आपका 10 है। हमें करना क्या है कि सबसे पहले इस log नाम की चीज को यहां से हटा देना है। तो इस log को हटाने के लिए हम लोग करते क्या है, दोनों साइड में इसका एंटी लॉग ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका एंटी लॉग मल्टीप्लाइड log H प्लस इज इक्वल टू 10 एंटी लॉग। लॉग एंटी लॉग कैंसिल, तो ये आपका क्या बच जाएगा, आपका H प्लस इज इक्वल टू 10 एंटी लॉग हो जाएगा। और जब आपका H प्लस इज इक्वल टू आपका 10 एंटी लॉग हो गया, दैट इज मीन्स एक्चुअली इसको ऐसे लिखना पड़ेगा log 1 बाई H प्लस, क्योंकि अभी 1 बाई में चल रहा था ना, तो ये H ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो अब आपका क्या आ जाएगा, आपका H प्लस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10। और अगर आपका H प्लस की वैल्यू अगर 10 टू द पावर माइनस 10 आती है तो आपका तो समस्या यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। क्या ये आपका H प्लस नहीं आ रहा था ना, इसके ऊपर 10 टू द पावर माइनस 10 की वैल्यू डायरेक्टली यहां पर पुट कर दीजिए। क्या आ जाएगा आपका ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 मल्टीप्लाइड बाई log 1 माइनस log माइनस 10 log 10 टू द पावर माइनस 10। ठीक है, और जैसे ही इसका हो गया कि आपका, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया था एक चीज, उसको मैं यहां पर एक बार इंडिकेट करता हूं कि जब आपका log x अपॉन y होता है तो उसका मतलब हो जाता है log x माइनस log y। ये आपको पता होगा, मैथ वाले इसको अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो डायरेक्टली वही हमने क्या किया था, log x माइनस log y कर दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर x प्लस की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 10 आ रही है। तब इसके लिए आपका हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 माइनस 10 log
10, ठीक है। और log 10 की वैल्यू आपके पास 1 होती है, तो उसके बारे में ज्यादा कुछ सोचना है नहीं, तो इसको मैं थोड़ा सा कहां कर दूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 इंटू log 1, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि log x y इज इक्वल टू क्या हो जाता है, log x माइनस log y हो जाता है। तो अब इसको मैं थोड़ा सा यहां सॉल्व कर देता हूं, तो अब क्या हो जाएगा आपका, देख लेते हैं, ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 और आपका क्या है log 1, तो ये एक्चुअली आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि आपका 0 माइनस 10 और बाहर हो जाएगा आपका log 10, तो आप डायरेक्टली ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 इंटू 10 इंटू 1, तो आप डायरेक्टली करेंगे क्या कि ज्यादा कुछ करने की बात नहीं रह गई है, तो ई सेल इज इक्वल टू क्या कितना हो जाएगा आपका माइनस 0.591, दैट इज वोल्ट। ये हो जाएगा आपका सेल पोटेंशियल। इसके लिए आप कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए आपका कितना आ जाएगा वैल्यू, तो ई सेल की वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.0591 वोल्ट आ जाएगी। ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मैंने आपको आज 2 क्वेश्चन बता दिए, मैंने आपको गिब्स एनर्जी के बारे में बता दिया, मैंने आपका इक्विलिब्रियम और नॉन इक्वेशन के बीच में रिलेशन भी बता दिया। तो उठाइएगा अपना एनसीईआरटी बुक और जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है उन सारी चीजों को मैच कर लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।